Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Test for Optimality to a Transportation Problem. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इनिशियल सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन मेथड्स को डिस्कस किया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड NWCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड LCM एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड दैट इज वेम। और इन तीनों मेथड्स पर हमने कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे अबाउट द ऑप्टिमलिटी सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करने के रिगार्डिंग मेथड को डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार जब आप इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लेते हो, जिसके लिए मैंने तीन मेथड आपसे डिस्कस करे थे, उन तीन मेथड का यूज़ करते हुए आप किसी भी मेथड को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पर इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लेते हो। इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के बाद अगला स्टेप रहता है ऑप्टिमलिटी को चेक करना कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। इसको टेस्ट करना ये नेक्स्ट स्टेप रहता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज वन वेयर देयर इज नो अदर सेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट्स और एलोकेशंस दैट विल फर्दर रिड्यूस द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है वो पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन जहां जो आपने ट्रांसपोर्टेशन एलोकेशंस या ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के सेट को ऑब्टेन किया है, उसके अलावा और कोई दूसरा ट्रांसपोर्टेशन रूट पॉसिबल ना हो जो कि फिर से टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हो। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है और ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स होते हैं उन अनऑक्यूपाइड सेल के करस्पॉन्डिंग ट्रांसपोर्टेशन टेबल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इवेल्युएट करना होता है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि अगर हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें हर अनऑक्यूपाइड सेल को इवेल्युएट करना होगा ट्रांसपोर्टेशन टेबल में, और उसके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं इनके रेफरेंस में, और उसके बेसिस पर चेक करते हैं कि क्या टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और भी रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के रेफरेंस में। और फिर जो अनऑक्यूपाइड सेल लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ में अवेलेबल होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको सेलेक्ट करके एक नए सेट के ट्रांसपोर्टेशन रूट को डिफाइन किया जाता है। ये जो वैल्यू होगी इट इंडिकेट्स द पर यूनिट कॉस्ट रिडक्शन दैट कैन बी अचीव्ड बाय रेजिंग द शिपमेंट एलोकेशन इन द अनऑक्यूपाइड सेल फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ 0। यानी कि जो आपका मोस्ट नेगेटिव अनऑक्यूपाइड सेलेक्ट होगा सेल, उसको फॉलो करते हुए हम एक नया सेट डिफाइन करेंगे और फिर उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, उस पर एलोकेशन करेंगे जिससे कि जो हमारी नई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो पहले के मुकाबले कम होगी, और हम इस अनऑक्यूपाइड सेल में जो इसका एलोकेशन होगा वो 0 से रेज करके उस लेवल तक बढ़ा देंगे जहां तक की पॉसिबिलिटी होगी, और इस तरह से हमारे पास एक नए रिड्यूस्ड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो जो हमारा अनऑक्यूपाइड सेल था जो रूटीन में या जो रूट में या एलोकेशन में इंक्लूड हो गया, इसे हम बोलते हैं इनकमिंग सेल। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल को विड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलेंगे आउटगोइंग सेल। तो जो क्लोज्ड पाथ में जो यूनिक क्लोज पाथ आप फॉर्म करोगे इसके लिए, अब ये क्लोज पाथ क्या होता है जब इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है। तो जब यूनिक क्लोज पाथ फॉलो किया गया होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑक्यूपाइड सेल ऐसा होगा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा रहा होगा और उसको हटाने की वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होने के चांसेस बन रहे होंगे। तो जिस सेल को आप विड्रॉ करोगे उसे हम बोलेंगे आउट गोइंग सेल, यानी कि यहाँ जो एलोकेशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है।
और जब हम इस टाइप के एक्सचेंज को फोकस करते हैं तो जो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में एक नया सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं जिसके बेसिस पर जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पहले के मुकाबले और कम होती है। अब हम इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमें कोई भी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला सेल मिलना बंद नहीं हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो करंट सॉल्यूशन है उसको हम फर्दर इंप्रूव नहीं कर सकते हैं अगर कोई भी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मिलती है। तो हम इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन का नाम देंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के रेफरेंस में हम एक एफिशिएंट टेक्निक का यूज करते हैं जिसे हम नाम देते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या फिर शॉर्ट में इसको हम मोदी मेथड का नाम भी देते हैं। इसे हम यूवी मेथड या फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का नाम भी देते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स है मोदी मेथड के अंदर? लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेप। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फॉर एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विद m plus n minus 1 occupied cells, calculate ui and vj for rows and columns. To start with, first assign 0 to a particular ui or vj where there are maximum number of allocations in a row or column respectively. Then complete the calculation of ui's and vj's for other rows and columns by using the relation Cij is equal to ui plus vj, that is for all unoccupied cells. तो ये है पहला स्टेप। पहले स्टेप में सबसे पहले तो आपको जो तीन मेथड हमने डिस्कस करे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को काउंट करने के, उनका यूज करते हुए m plus n minus 1 ऑक्यूपाइड सेल की कंडीशन को फॉलो करते हुए एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लेना है दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी रोज हैं जितने भी कॉलम्स हैं हर किसी के लिए यूआई और वीजे की वैल्यू निकालोगे। रोज के लिए यूआई और कॉलम्स के लिए वीजे। मान लीजिए 3 रोज है तो हम वैल्यू निकालेंगे u1 u2 u3 की, और 4 कॉलम्स है तो हम वैल्यू निकालेंगे v1 v2 v3 v4 की। अब इसको निकालने के लिए हमें किस तरह से फॉलो करना है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे एलोकेशंस हैं वो किस पर्टिकुलर रो में या कॉलम में सबसे ज़्यादा हैं। तो जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में एलोकेशंस सबसे ज़्यादा होंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम u की वैल्यू को या फिर v की वैल्यू को 0 रख देंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशंस है तो हम यहाँ पर u1 की वैल्यू को 0 रखेंगे। अगर मान लीजिए फोर्थ कॉलम में एलोकेशन सबसे ज़्यादा है तो हम v4 की वैल्यू को 0 रखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशन को और इजी कर सकें। अब क्या करना है हमें? अब बाकी के जो रोज और कॉलम्स है उसके करस्पॉन्डिंग u और v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रिलेशन का यूज़ करते हैं। रिलेशन क्या है? Cij इज इक्वल टू ui प्लस vj। Cij क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, और ui उसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू हो गई, और vj उस पर्टिकुलर ऑक्यूपाइड सेल के करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू हो गई। अब हम इस रिलेशन का यूज़ करते हुए बाकी सारे रोज और कॉलम्स के रिगार्डिंग u और v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास सारी u की वैल्यूज और v की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट वी विल मूव टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय यूजिंग द रिलेशनशिप dij इज इक्वल टू cij माइनस ui प्लस vj फॉर ऑल i एंड j। अब आपको क्या करना है, जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन टेबल के अंदर, उन सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए आप उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन करोगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम dij से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे दैट इज cij माइनस और ब्रैकेट में ui प्लस vj। ठीक है, और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग dij यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट यू विल मूव टू द स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जितने भी dij आपने कैलकुलेट करे हैं उनके साइन को एग्जामिन करोगे, और साइन को एग्जामिन करने के बाद ये देखोगे पहली कंडीशन इफ dij इज ग्रेटर देन 0। अगर जितने भी dij हैं सबके सब 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्लियर? सेकंड, dij की वैल्यू 0 भी हो सकती है। हो सकता है कि जो
जितने भी डीआईजे आपने निकाले हैं उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 के इक्वल है। इसका मतलब जो करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, ठीक है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही रहेगी। बस ये डिफाइन करेगा इसमें कि इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आती है यदि एक या एक से ज़्यादा जो डीआईजे हैं उनकी वैल्यू 0 से कम है या फिर उनकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अनऑक्यूपाइड सेल को कैलकुलेशन में एंटर करना पड़ेगा। तो जिस पर्टिकुलर अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव डीआईजे है उस केस में, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। मान लीजिए वैल्यू आई एक -2, एक आई -18, तो हम -18 को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बेसिस पर हम आगे के स्टेप को फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4 में अब हमें एक क्लोज्ड पाथ या एक क्लोज्ड लूप को कंस्ट्रक्ट करना है। लूप का मतलब क्या होता है? लूप में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हो और फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर मूव करते हो और फिर वापस उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिटर्न हो जाते हो, तो एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है। इसे हम क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप का नाम देते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? अनऑक्यूपाइड सेल से, जिसको आपने सेलेक्ट करा है स्टेप नंबर 3 में, और वहीं पर जाकर फिनिश भी करना है और एक आपको क्लोज्ड पाथ डेवलप करना है। लेकिन इसमें आप क्या करोगे? जितने भी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग लूप को फॉर्म करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? क्लोज पाथ को स्टार्ट करने के लिए अनऑक्यूपाइड सेल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और यहां पर आप एक प्लस साइन पुट कर दोगे इसके कॉर्नर पर। अब यहां से आप रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग एक पाथ को ट्रेस करोगे जहां आपको ऑक्यूपाइड सेल दिखाई दे रहा है, और जहां आप ऑक्यूपाइड सेल के पास जाकर रोकोगे वहां आप एक नेगेटिव साइन को मार्क कर दोगे। उसके बाद फिर आप या तो कंटिन्यू करोगे डाउन द कॉलम, ठीक है, या फिर रो, और वो भी ऑक्यूपाइड सेल की तरफ ही मूव करना है आपको इस तरह से, और फिर आप उसके करस्पॉन्डिंग साइन रखोगे प्लस। तो ऐसे इस तरह से आप क्या करोगे? मूव करते चले जाओगे हॉरिजॉन्टल वे में या फिर वर्टिकल वे में, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव वे में प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन पुटअप करते रहोगे, और फिर वापस लौट के आपको उसी अनऑक्यूपाइड सेल पर ही आना है जहां से आपने शुरुआत करी थी, ठीक है। और इस तरह से आपके पास एक क्लोज पाथ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और यहां जो प्लस माइनस साइंस होंगे वो ऑल्टरनेट वे में कॉर्नर्स पर आपने पुटअप पहले ही कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप मिल जाता है। नाउ यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या करना है आपको? जिन पर्टिकुलर सेल्स में क्लोज्ड पाथ को डेवलप करते समय जिन पर्टिकुलर सेल्स में आपने माइनस साइन मार्क किया है, मैं केवल माइनस साइन को मार्क किए हुए सेल्स की बात कर रहा हूं जो क्लोज्ड पाथ में कवर्ड है, उनको आप एग्जामिन करोगे, और एग्जामिन करने के बाद ये देखोगे कि उनमें से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी किसके ऊपर एलोकेटेड है। तो जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एलोकेटेड है नेगेटिव साइन वाले सेल्स में, उसको आप चूज कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। क्या करना है? उस वैल्यू को आपको जो अनऑक्यूपाइड सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है वहां तो उसको एलोकेट कर दोगे, और बाकी के जो अदर ऑक्यूपाइड सेल्स हैं जहां प्लस साइन है वहां उसको ऐड कर दोगे, और जहां नेगेटिव साइन है वहां उसको माइनस करोगे, यानी कि उतनी वैल्यू से आपको एलोकेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। इसको करने के बाद यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आपके पास एक नया इंप्रूव्ड सेल एक नया इंप्रूव्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने अनऑक्यूपाइड सेल को एलोकेशन दे दिया है और एक पर्टिकुलर सेल में से आपने एलोकेशन को हटा लिया है। तो इस तरीके से जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, लेकिन जो एलोकेशन है वो अनऑक्यूपाइड सेल पर आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास एक नया इंप्रूव्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसके बेसिस पर आप नई टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, और आप ये देखेंगे कि जो नई टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पहले के मुकाबले और कम हो गई होगी।
अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 7 में, अब आप रिवाइज्ड सॉल्यूशन की ऑप्टिमलिटी को फिर से टेस्ट करोगे u और v की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए और dij की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए, और ये देखोगे कि जितने भी dij हैं वो मोर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इन स्टेप्स को आपको फर्दर रिपीट करना होगा, और ये तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कि ऑल dij इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर देते हैं। ओके, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।